नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है लव मैरिज। लव मैरिज करने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में और क्यों आती है, उसके पीछे रीजन आज मैं आपको बताऊंगा। पहले हम सातवें घर का थोड़ा सा नॉलेज कर ले। सातवां घर मैरिज का घर है। ये पहले घर से अपोजिट एनर्जी है। जैसे मेष राशि के सामने सातवां घर हो गया तुला राशि। मेष राशि अग्रेसिव राशि है, तुला राशि ठंडी राशि है। वैसे वृषभ के सामने वृश्चिक। वृषभ का मतलब है कोई भी चीज को नया पेश करना, धन संपदा। और वृश्चिक राशि का मतलब है सब चीजों को खत्म करना, ऑकल्ट साइंस, डीप नॉलेज का राशि बनता है। तो मैरिज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, सातवें घर में कोई भी मेलिफिक प्लेनेट काम का नहीं होता है, क्योंकि मेलिफिक प्लेनेट का काम होता है संघर्ष देना। कोई भी चीज पे संघर्ष देना मेलिफिक प्लेनेट देता है। जैसे मंगल, राहु, केतु, सूर्य। सूर्य बेनिफिक भी है और क्रूर प्लेनेट भी है। उसका रीजन क्या है? सूर्य जब फर्स्ट हाउस में ईस्टर्न होराइजन में कोई भी जन्म लेता है तो सूर्य के कारण ही जन्म लेता है, और सातवां घर उसका अपोजिट एनर्जी है। जब भी सातवें घर में सूर्य आ जाता है तो वो वहां पे प्रॉब्लम देने लगता है। ईगो की लड़ाई। ईगो आदमी की जो अपने पार्टनर से या वाइफ या हस्बैंड से लड़ाई होती है वो ईगो को लेके होती है, सातवें घर में सूर्य होने से। तो इसीलिए सातवें घर में सूर्य अच्छा नहीं माना गया है। मंगल इसलिए अच्छा नहीं माना गया कि मंगल एक लड़ने वाला प्लेनेट है, जो शॉर्ट शॉर्ट चीजों पे चैलेंजेस लेना वाला प्लेनेट है। तो वहां पे मंगल भी सातवें घर में अच्छा नहीं होता, तो मेलिफिक्स की तरह काम करते हैं। और राहु सातवें घर में होने से हमेशा रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बेमतलब की बहस हमेशा होती रहती है। ये है मैरिज का कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है कि कुंडली के अंदर सिर्फ ये पैरामीटर नहीं है कि सातवें घर में मेलिफिक है तो प्रॉब्लम है। कुंडली में एक पैरामीटर ये भी है कि 6, 8, 12 के स्वामी क्या सातवें घर को देख रहे हैं, या 6, 8, 12 के स्वामी के साथ में सातवां घर का लॉर्ड भी बैठा है, या 6, 8, 12 के स्वामी लगन में बैठ के सातवें घर को देख रहे हैं। तो ये पैरामीटर बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी लाइफ में जो भी आए, चाहे हस्बैंड वाइफ जो भी हो, वो किस कारण क्या लॉजिक को लेके आपके साथ में आया है वो आपको देखना जरूरी है। इसका मैन है कि अगर 9वें घर का मालिक सातवें घर में हो तो शादी के बाद इंसान का भाग्योदय होता है, या 5वें घर का मालिक से रिलेशन सातवें घर का हो जाए, या सातवें घर का प्लेनेट 5वें घर का मालिक सातवें घर में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों की शादी के बाद उनके पूर्व पुण्य से और उनके बच्चे होने के बाद में लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट आता है, या मतलब लाइफ में बहुत तरक्की आती है। सातवें घर में सबसे अच्छा प्लेनेट शनि है। सातवें घर में उच्च का माना जाता है वो। ठीक है, तो शनि सातवें घर में होने से क्या है, वो बैलेंस कर लेता है सही और गलत चीजों को। अब आ जाते हैं हम जिस टॉपिक पे, वो है लव मैरिज। लव मैरिज करने के बाद कई लोगों का राइज होता है, कई लोगों का डाउनफॉल होता है। उसके पीछे पैरामीटर्स क्या क्या है? देखिए, पांचवें घर से हम लव मैरिज को देखते हैं। पांचवा घर ये बताता है कि लव मैरिज कितनी सक्सेसफुल रहेगी। पांचवें घर से ही ये देखा जाता है। तो इसका मेन पैरामीटर्स क्या है? लव मैरिज होने का कारण क्या है? लव मैरिज जब होता है कि सातवें का मालिक पांचवें के साथ हो, या सातवें का मालिक पांचवें घर में हो, पांचवें का मालिक सातवें घर में हो, जब लव मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि बहुत सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इसलिए आती है कि 6, 8, 12 के स्वामी का इन्वॉल्वमेंट उनके साथ हो जाता है। छठे घर, 8वें घर और 12वें घर का मालिक जो भी है, उनका अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो प्रॉब्लम आने लगती है। बहुत लोग ये कहते हैं कि सातवें घर का केतु बहुत खराब है, पर खाली एक चीज ये फाइनलाइज नहीं कर सकती कि सातवें घर में केतु हो तो पूरा लाइफ ही खराब है उसका। ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये देखना पड़ेगा कि सातवें घर पे कोई बेनिफिक की दृष्टि है, लाइक शुक्र,
बृहस्पति और बुध, मान लीजिए किसी के बुध और शुक्र पहले घर में और सातवें घर को देख रहे हो, तो वो मैरिज बहुत अच्छी जाती है। या बृहस्पति की 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि 7वें घर पे हो, वो मैरिज बहुत अच्छी जाती है। तो खाली एक अकेला पैरामीटर देख के हम ये नहीं कह सकते। अभी हम लव मैरिज के ऊपर आते हैं। लव मैरिज करने से क्या क्या उसके लाइफ में रिजल्ट्स आएंगे? देखिए, लव मैरिज जब भी होती है तो वो रिलीजन्स के हिसाब से नहीं होती है, फिर वो प्यार के अंदर बंट जाती है। तो उसी तरह लव मैरिज जब होती है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 5वें घर का मालिक अच्छे घरों में है या नहीं है। अगर 5वें घर का मालिक 6ठे घर में है तो शादी के बाद संघर्ष होगा। 5वें घर का मालिक 12वें घर में है तो शादी के बाद ये भी हो सकता है कि वो उनकी जो लाइफ पार्टनर है उनको दूर ले जाए अपनी फैमिली से। 5वें घर का मालिक 8वें घर में है तो ये भी हो सकता है कि शादी का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा ना चल पाए। उसका कारण ये होता है। तो सबसे अच्छे घरों में, तो अच्छे घर हो गए, दूसरा आपका 4th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, ये अच्छे घरों में से माने जाते हैं। अगर 5th हाउस का मालिक 4th हाउस में, लाइक 4th हाउस का लॉर्ड शनि अगर 5th हाउस में है और तीसरा दृष्टि 7वें घर पे गिर रहा है तो शादी के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, चाहे वो शनि मेलिफिक क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, सुख भाव का मालिक 4th हाउस सुख भाव हो गया, पूर्व पुण्य के घर में बैठा है और वो अपनी दृष्टि 7वें घर पे गिर रहा है, तो शादी के बाद लाइफ में खुशियां आती है। 5th हाउस का मालिक लगन में है, वो भी बहुत अच्छा है। शादी के बाद इंसान की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। 5th हाउस का मालिक 10th हाउस में है तो ये मान लीजिए लव मैरिज के बाद में करियर में बहुत बड़ा चेंज आता है। 9th हाउस में है तो ये मान लीजिए 5th हाउस का मालिक की शादी के बाद भाग्य उदय होता है इंसान का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब 5th हाउस का मालिक अगर बेनिफिक्स के साथ में हो, लाइक शुक्र के साथ में हो, बृहस्पति के साथ में हो, अच्छे घरों में हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि बेनिफिक्स का काम है हमेशा अच्छा करना। पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई अगर ये बोले कि मुझको सिर्फ बेनिफिक्स ही मिल जाए। मेलिफिक्स आपकी कुंडली में नहीं होगी तो आपके जीवन में कभी भी संघर्ष करने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। या 6ठे घर का मालिक अगर नहीं होगा या 8वें घर का 12वें घर का मालिक नहीं होगा तो संघर्ष आप कर ही नहीं पाओगे। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। पर अभी हमको ये समझना है कि 5th हाउस का रिलेशन 9वें घर से हो, 9वें घर का रिलेशन 7वें घर से हो, या फिर 5th हाउस का लॉर्ड या फिर 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस को देख रहे हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। या 5th हाउस के लॉर्ड के साथ और 9th हाउस के लॉर्ड के साथ 7th हाउस का लॉर्ड हो, वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ऐसी शादियां बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि 9th हाउस का काम है हर चीज को लॉन्गिविलिटी के लिए बनाना, लंबे समय की दूरी करना। और 5th हाउस का मतलब है लव मैरिज, पूर्व पुण्य, 7वां घर मैरिज का है। बहुत सारे एक कॉन्सेप्ट आता है मारक का, दूसरा और 7वां घर मारक बताया गया है। पर उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा मेलिफिक्स और बेनिफिक्स का जो स्ट्रक्चर है। अगर मेलिफिक्स का स्ट्रक्चर है तो ये खराब है, अगर बेनिफिक्स की दृष्टि 7वें पे और दूसरे पे है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ हो नहीं सकता। अब एक कॉम्बिनेशन ये भी आता है कि 7वें घर में अगर अपोजिट एनर्जी के प्लैनेट्स बैठ जाए, लाइक शनि मंगल बैठ जाए, तो ये बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। क्योंकि दोनों की एनर्जी अपोजिट है अपने से, तो वो संघर्ष क्रिएट करती है। बृहस्पति शुक्र हो गए 7वें घर में, मंगल शनि हो गए 7वें घर में, बृहस्पति केतु हो गया 7वें घर में, ये बहुत भयंकर संघर्ष पैदा करती है। या पहले घर में आ जाए मंगल शनि, वो 7वें घर को देखेगा तो संघर्ष पैदा करती है, तो मैरिज में इश्यूज आने लग जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ये भी है। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि सारे पैरामीटर्स बता रहा हूं आपको, एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि पैरामीटर्स कैसे चेक किया जाए अच्छी और बुरी मैरिज को।
मैं आज नवाज कुंडली के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए शादी के लिए नवाज कुंडली देखनी पड़ती है, पर आप लगन कुंडली को बहुत जरूरी है देखना, कि उसको समझना कि ये पैरामीटर्स लगन कुंडली में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फर्स्ट हाउस के अंदर 3 या 4 ग्रह हो, 7th हाउस को देखे तो क्या होता है। अगर ये देखते हैं तो देखो, फर्स्ट हाउस इंसान की खुद की पर्सनैलिटी है, तो फर्स्ट हाउस में अगर ज्यादा प्लैनेट होने से वो ये कह सकते हैं थोड़ा सेल्फिश नेचर का होता है, अपने लिए संघर्ष करता, अपने लिए लड़ता है, वो चाहता है कि दूसरा दब के रहे मेरे सामने, तो उस अब अपने पार्टनर को ही वो दबाने लग जाता है वहां पे, तो वहां से फिर से दिक्कतें स्टार्ट होती है। वहीं पे 7वें घर में 3 से या 4 प्लेनेट हो तो ये दिक्कत देने लग जाते हैं। किस सेंस में दिक्कत देते हैं कि अब पार्टनर आपके ऊपर हावी होगा, आपका पार्टनर का जो मेन एजेंडा होगा वो ये होगा कि वो अपना रूल्स आप पे लगाए, अपनी भावनाओं को आपके ऊपर व्यक्त करे। ये आपका 7वें घर के अंदर ज्यादा प्लैनेट्स होने से होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आप पैरामीटरली समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैरिज है वो क्यों नहीं चल पाती, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों आती है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि 7वें घर में जुपिटर हो बहुत खराब है, एक एस्ट्रोलॉजर ने भी यही बात किए थे, वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो देखिए, खाली एक जुपिटर 7th हाउस में होने से हम ये नहीं बोल सकते। उन्होंने तो ये भी कह दिया था ऐसे लोगों को शादी ही नहीं करनी चाहिए जिनके 7वें घर में जुपिटर हो। देखिए, ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है, ये कोई क्लियरली नहीं है, क्योंकि आपको सारे पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे, कि कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि 6, 8वें, 12वें का मालिक तो 7वें घर पे दृष्टि नहीं गिर रहे हैं, 7वें घर का मालिक के साथ तो 6, 8, 12 के स्वामी नहीं है। या ये भी हो सकता है कि 6, 8, 12 के कोई भी स्वामी वो लगन में हो, या 6ठे घर का मालिक लगन में हो, तो ऐसे लोग संघर्ष करते करते आगे बढ़ते हैं, तो उनकी लाइफ संघर्ष रहती है। 6ठे घर का मालिक पहले घर में, तो वो देखेगा 7वें घर को, तो उसके संघर्ष में उनका लाइफ पार्टनर भी आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझना होगा। अब रेमेडियल पार्ट में आ जाता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, अभी मैं वो बता रहा था कि पैरामीटर शादी से पहले कैसे चेक किया जाए, अब आपको ये पता लगना चाहिए कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो क्या किया जाए। अगर 7वें का मालिक 8वें लॉर्ड के साथ बैठा है, या 7वें का मालिक 8वें में चला गया है, तो 7वें घर के लिए हमेशा आप रेमेडी करिए, और 8वें घर के लिए लगातार दान करते रहिए। क्योंकि आप 8वें घर का दान करते रहोगे ना, तो ये होगा कि 8वां घर शांत होने लग जाएगा, और 7वें घर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस प्लेनेट की आप रेमेडीज कर सकते हो। लाइक उस प्लैनेट्स के जैसे स्टोन हो गए, या वो हो गया, शादी के लिए स्पेशली बोल रहा हूं मैं, वो कर सकते हो। अब 12वें घर से 7वें घर का रिलेशन हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो 12वां घर हॉस्पिटलिटी है, 12वां घर ऐसा घर है जो अध्यात्म का है, या मतलब आप ये कह सकते हो कि ऊपर का जो आसमान का जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स आती है वो घर है। 12वें घर खर्चे का है, 12वें घर फॉरेन का है। तो देखिए, 12वें घर से रिलेटेड रेमेडी आपको लगातार करनी है। आपको डेली मंदिर जाना है, दिया जगाना है मंदिर में, तो आपका धीरे धीरे 12वें घर का ठीक हो जाए। और 6ठे घर के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है कि 6ठा घर को आप ठीक करने के लिए ना, सबसे अच्छा ये करिए कि 6ठे घर का भी दान करिए, तो आपका मैरिज लाइफ में इश्यूज आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो एक और बताना चाह रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट ये है कि 7वें घर में कोई रेट्रोग्रेड प्लेनेट ना हो, 7वां घर पाप कत्री योग में ना आ जाए, 7वां घर का मालिक नीच का ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर मैरिज नहीं चल पाएगी। अब एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं कि 7वें घर में शुक्र हो, 7वें घर में शुक्र उच्च का हो वर्गो असेंडेंट के लिए, क्या वो अच्छा है या नहीं अच्छा। अगेन वो जो कॉन्सेप्ट है मारक भाव वाला, वो लागू होगा या नहीं होगा, ये देखना होगा कि 7वां घर तो मारक है। अब आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि 7वें घर को मालिक का उच्च कोई बेनिफिक लाइक जुपिटर, मरकरी, वीनस तो नहीं देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर उसको मेलिफिक्स देख रहे हैं, 6, 8, 12 के स्वामी देख रहे हैं,
तो ये मारक घर आपको बर्बाद कर देगा। मगर यही बेनिफिक्स देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा शादी के बाद में। क्योंकि क्या है कि बेनिफिक्स की बृहस्पति की दृष्टि जीव कारक मानी जाती है। 5, 7 और 9वीं दृष्टि उसकी जीव कारक है, ज्ञान कारक है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि इनकी दृष्टियां तो उनके ऊपर नहीं गिर रही है मेलिफिक्स की। अगर बेनिफिक्स की गिर रही है तो बहुत अच्छा है, मेलिफिक्स की गिर रही है तो दिक्कतें खड़ी आने लग जाती है। तो लगता है मैंने आपको बहुत डिटेलली आज लगन कुंडली के बारे में बताया कि 7वां घर कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, और लव मैरिज में कोई दिक्कत आने के लिए 5वां घर कितना बड़ा रोल प्ले करता है, 7वां घर मैरिज का है, 9वां घर भाग्य का है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आए होंगे। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।